नमस्कार। 2025 में नेपाल में हथियारों की नहीं बल्कि स्मार्टफोन और इंटरनेट की क्रांति देखी गई। युवाओं में निराशा बढ़ गई क्योंकि उन्होंने देखा कि राजनेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर दौलत दिखा रहे थे, जिसे भ्रष्टाचार की जड़ माना जाता था। विशेष अधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिसने ऑनलाइन एक पीढ़ी को एकजुट किया। जो डिजिटल असहमति के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही सड़कों पर फैल गया, जिससे सरकार हैरान रह गई। सुनने के बजाय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। नेपाल के युवाओं के लिए यह सिर्फ ऐप्स के बारे में नहीं था, यह उनकी आवाज और आजादी के बारे में था। यह बैन उल्टा पड़ गया। भ्रष्टाचार विरोधी विरोध प्रदर्शनों को लोकतंत्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया। विरोध प्रदर्शनों का आकार तेजी से बढ़ा। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग इसमें शामिल हुए। मांग नेपो किड्स को निशाना बनाने से हटकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने पर केंद्रित हो गई। सरकार द्वारा कहानी को नियंत्रित करने के प्रयास ने संकट को और गहरा कर दिया। सड़कें युद्ध का मैदान बन गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच रोजाना झड़पें होती थीं। नेपाल किनारे पर था। दुनिया यह देखने के लिए देख रही थी कि क्या यह अराजकता में बदल जाएगा। डिजिटल पीढ़ी ने अपनी शक्ति पाली थी और पुरानी पीढ़ी नियंत्रण खो रही थी। एक ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए मंच तैयार था। सरकार की कार्रवाई ने अशांति को और बढ़ा दिया। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके दुखद परिणाम हुए। 50 से अधिक जानें गईं और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। शक्ति के प्रतीक जैसे सिंह दरबार और संसद को अवज्ञा के कृत्यों में आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री ओली चारों ओर से दबाव का सामना करते हुए प्रमुख मंत्रियों के साथ इस्तीफा दे दिया। सरकार गिर गई, जिससे एक खतरनाक सत्ता का शून्य पैदा हो गया। व्यवस्था बहाल करने के लिए नेपाल सेना ने हस्तक्षेप किया और कर्फ्यू लगा दिया। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अंतरिम संरक्षक बन गए, लेकिन सैन्य शासन कभी भी स्थायी नहीं था। संसद खंडहर में थी और राजनीतिक दल बदनाम हो चुके थे। नेपाल को आगे बढ़ने के लिए एक नए रास्ते की जरूरत थी। पुरानी व्यवस्था दिनों में ढह गई थी। अब एक नए नेता की तलाश शुरू हुई। राष्ट्र स्थिरता और नागरिक शासन की वापसी के लिए बेताब था। अगला अध्याय सरकारी हॉल में नहीं बल्कि ऑनलाइन लिखा जाएगा। संसद नष्ट होने और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने के बाद नेपालियों को एक नया मीटिंग ग्राउंड मिला, डिस्कॉर्ड। हामी नेपाल द्वारा शुरू किया गया एक सर्वर देश की डिजिटल संसद बन गया। कुछ ही दिनों में सदस्यता बढ़कर 145,000 से अधिक हो गई, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों से नागरिक एकजुट हुए। संगठित चैनलों ने कानून, नीति और नेतृत्व पर बहस की मेजबानी की। लाइव चर्चाएं राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित की गईं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी हो गई। विश्वविद्यालय के छात्रों, किसानों और टेक उद्यमियों सभी को अपनी बात रखने का मौका मिला। जनरेशन जी की डिजिटल दक्षता ने अराजकता को रचनात्मक बहस में बदल दिया। मॉडरेटरों ने तथ्यों की जांच की और व्यवस्था बनाए रखी, यह साबित करते हुए कि लोकतंत्र लोगों के बारे में है, इमारतों के बारे में नहीं। डिस्कॉर्ड सर्वर एक नई सहभागी लोकतंत्र का प्रतीक बन गया। युवाओं ने नेतृत्व किया, लेकिन सभी पीढ़ियां इसमें शामिल हुईं। नेपाल का भविष्य आकार ले रहा था, एक एक संदेश करके। दुनिया एक डिजिटल क्रांति को होते हुए देख रही थी। सेना और राष्ट्रपति को एक अंतरिम प्रधानमंत्री की जरूरत थी, लेकिन कौन राष्ट्र को एकजुट कर सकता था? उन्होंने हामी नेपाल डिस्कॉर्ड सर्वर का रुख किया। उसके आयोजकों से एक आम सहमति वाले उम्मीदवार का प्रस्ताव करने के लिए कहा। प्रक्रिया खुली और लोकतांत्रिक थी। नामांकन, बहस और चुनाव। नामों में खेल सितारों से लेकर सम्मानित टेक्नोक्रेट तक शामिल थे, लेकिन एक नाम सबसे अलग था, सुशीला कार्की, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। उनके भ्रष्टाचार विरोधी फैसलों और साहस की कहानियां सर्वर पर फैल गईं। चुनावों ने कार्की के लिए भारी समर्थन दिखाया। लोग एक संरक्षक चाहते थे, एक राजनेता नहीं।
डिस्कॉर्ड आयोजकों ने औपचारिक रूप से उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। राष्ट्रपति पौडेल और जनरल सिगडेल ने लोगों की पसंद को स्वीकार कर लिया। 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की ने शपथ ली, एक डिजिटल आंदोलन द्वारा चुनी गई पहली नेता। यह नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक मोड़ था। लोगों की आवाज प्रबल हुई थी। सुशीला कार्की कौन है? 73 साल की उम्र में वह एक अग्रणी है, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अब उसकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। उनका करियर स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक लड़ाई से परिभाषित है। उन्होंने एक मौजूदा मंत्री को दोषी ठहराया था, यह साबित करते हुए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं था। राजनेताओं ने उन पर महाभियोग चलाने की कोशिश की, लेकिन सार्वजनिक आक्रोश ने उन्हें बचा लिया। कार्की और उनके पति को नेपाल के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में उनकी सक्रियता के लिए जेल में डाल दिया गया था। उनका जीवन साहस और बलिदान का एक वसीयतनामा है। संकट के समय में लोगों ने ऐसे व्यक्ति का रुख किया जिसने हमेशा सत्ता को जवाबदेह ठहराया था। उनकी नियुक्ति एक नैतिक बयान था, न्याय और पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्र की आशा। सुशीला कार्की एक नए नेपाल का चेहरा बन गई। सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतभेदों को दूर करना, विश्वास बहाल करना और चुनावों की तैयारी करना। डिस्कॉर्ड क्रांति का नेतृत्व करने वाले युवा अब राजनीति में एक शक्ति है, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। डिजिटल संसद एक प्रहरी के रूप में जारी है, पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। नेपाल की पुरानी राजनीतिक संस्कृति को अस्वीकार कर दिया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक नया युग शुरू हो गया है। राजनेताओं को अब एक सूचित, संगठित नागरिकता को सुनना और उनके साथ जुड़ना चाहिए। चुनौती इस ऊर्जा को स्थायी लोकतांत्रिक सुधारों में लगाना है। आगामी चुनावों को परिवर्तन के लिए लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करना चाहिए। नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है, सावधानी से आशावादी, लेकिन इस बात से अवगत है कि डिजिटल लोकतंत्र केवल शुरुआत है। आशा एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और प्रतिक्रियाशील सरकार के लिए है। दुनिया नेपाल के प्रयोग को वास्तविक समय में देख रही है। लोकतंत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। नेपाल की डिस्कॉर्ड क्रांति डिजिटल लोकतंत्र में एक वैश्विक सबक है। यह दिखाता है कि प्रौद्योगिकी नागरिकों को सशक्त बना सकती है, न कि केवल उन्हें विभाजित कर सकती है। हामी नेपाल मॉडल दुनिया भर के कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सकता है। यह संसद और प्रतिनिधित्व के पुराने विचारों को चुनौती देता है। युवाओं ने साबित किया कि वे डिजिटल उपकरणों के साथ वास्तविक राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं। यह कहानी हर जगह युवाओं के लिए कार्रवाई का आह्वान है। आपकी आवाज मायने रखती है। संकट से नवाचार और आशा निकली। नेपाल के शांतिपूर्ण, तकनीक आधारित सत्ता हस्तांतरण ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। दुनिया यह देखने के लिए देखेगी कि क्या यह प्रयोग टिकाऊ रहता है। नेपाल ने दिखाया है कि एक छोटा राष्ट्र भी लोकतंत्र के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।